हेलो साथियों, आप सभी लोगों का सक्सेस प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर मैं एक ठाकुर स्वागत करता हूं। साथियों, इस सेशन में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 मुगलों का पतन एवं स्वायत्त राज्यों का उदय, इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी एमसीक्यू प्रश्न हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे। तो इस पल की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत उसका कौन सा पुत्र सिंहासन पर बैठा। यानी कि औरंगजेब जब वह डेथ कर गया था तो उसके बाद उसका कौन सा पुत्र सिंहासन को संभाला था। तो दोस्तों, उस पर मुअज्जम जो था उसने उस सिंहासन पर आधिपत्य जमाया था, उस सिंहासन को संभाला। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में पूछा जा रहा है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था। यानी कि औरंगजेब की मृत्यु जब हुई थी उस समय मुगल साम्राज्य कुल कितने प्रांतों में डिवाइड था। तो साथियों, जब उनकी मृत्यु हुई थी औरंगजेब की, तो मुगल साम्राज्य कुल जो है 21 प्रांतों में विखंडित था, विभाजित था। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस परवर्ती मुगल बादशाह ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी। तो यह जो शाहजहां द्वितीय की उपाधि थी दोस्तों, वह रफ़ी उद दौला ने धारण की थी। तो इस रफ़ी क्या बोलते हैं, शाहजहां की द्वितीय की उपाधि से अपने आप को सुशोभित खुद रफ़ी उद दौला ने किया था। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में पूछा जा रहा है कि राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी। तो यह जो राजा की उपाधि राजा राममोहन को प्राप्त हुई थी उसे अकबर द्वितीय ने यह उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 में पूछा जा रहा है कि जजाऊ का युद्ध किनके मध्य हुआ था। तो साथियों, यह जो जजाऊ का युद्ध है वह मोहम्मद आजम व मोहम्मद मुअज्जम के मध्य हुआ था। तो यह जो है मोहम्मद आजम और मुअज्जम जो है उनके मध्य जजाऊ का युद्ध हुआ था। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में पूछा जा रहा है कि जोशुआ केटलर जो है के नेतृत्व में डच शिष्टमंडल किसके दरबार में आया। यानी कि इनके नेतृत्व में डच का पूरा जो ग्रुप था, शिष्टमंडल, वह किसके दरबार में गया था। तो यह जो है बहादुर शाह प्रथम के दरबार में गया था। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में पूछा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस सम्राट की मृत्यु क्षय रोग से हुई अथवा टीबी से हुई। साथियों, तो क्षय रोग से मृत्यु रफ़ी उद दरजात की मृत्यु टीबी से हुई, क्षय रोग से हुई थी। प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 में पूछा जा रहा है कि ईरान के नेपोलियन की उपमा से किसे अभिहित किया गया। यानी कि ईरान के नेपोलियन के रूप में किसे बोला गया है, किसको यह उपाधि दी गई है। तो यह जो है नादिर शाह के बारे में कहा गया है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन का उपमा दिया गया है। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में पूछा जा रहा है कि किसके शासनकाल में 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दी गई थी। साथियों, तो जब फर्रुखसियार का शासन चल रहा था उस समय बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दी गई थी। वह काल था 1716 ईस्वी का काल। प्रश्न संख्या 10। फॉल ऑफ द मुगल अम्पायर किसकी पुस्तक है। तो इस पुस्तक को साथियों यदुनाथ सरकार द्वारा लिखा गया है। पुस्तक का नाम है फॉल ऑफ द मुगल अम्पायर। प्रश्न संख्या 11 में पूछा जा रहा है कि मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय के समय पंजाब में सूबेदार एक महिला थी जिसका क्या नाम था। तो यह जो थी मुगलानी बेगम थी। मुगलानी बेगम क्या थी कि जब बादशाह आलम द्वितीय का समय चल रहा था तो उस समय यानी इनका जब शासन चल रहा था तो पंजाब में एक सूबेदार थी जिनका नाम था मुगलानी बेगम। प्रश्न संख्या 12। साथियों, प्रश्न संख्या 12 में पूछा जा रहा है कि वह एकमात्र मुगल सम्राट कौन था जिसने अपने नाम के पहले सैयद उपाधि धारण की थी। तो यह सैयद उपाधि मुअज्जम ने अपने नाम के आगे धारण किया था। हुआ यूँ करता था कि जितने भी शासक हुए हैं उन्होंने खुद को अपने आप को
अलग अलग उपाधियों से विभूषित किया था, उसमें मुअज्जम ने अपने को सैयद की उपाधि प्रदान की थी। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में पूछा जा रहा है कि वह कौन सा प्रथम वह अंतिम मुगल सम्राट था जिसने वास्तविक सत्ता का उपयोग किया। तो साथियों, बहादुर शाह प्रथम वह अंतिम मुगल सम्राट था जिसने वास्तविक सत्ता का उपयोग अपने हित के लिए किया था। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने सबसे कम समय तक शासन किया, यानी कि वह कौन मुगल सम्राट था जो सबसे कम समय तक शासन में रहा। तो साथियों, यह रफ़ी उद दर्जात था जिसने सबसे कम समय तक शासन किया। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में पूछा जा रहा है कि सैयद बंधुओं के दमन में किस गुट ने मुख्य भूमिका निभाई, यानी कि सैयद बंधुओं का दमन करने में किन गुट ने एक भूमिका निभाई। तो यह जो था तुरानी दल था। यह तुरानी दल ने सैयद बंधुओं के दमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका अंत इन गुट तुरानी दल के मदद से हुआ था। प्रश्न संख्या 16। साथियों, प्रश्न संख्या 16 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय मुगलों के द्वारा सिक्का ढालना बंद हो गया था, यानी कि यह जो सिक्का ढालने का काम था उसे बंद कर दिया गया था। तो यह साथियों अकबर द्वितीय के समय का काल था जिस समय सिक्कों को ढालना बंद कर दिया गया था। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में पूछा जा रहा है जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों के ज्ञान से संबंधित है, किसके बारे में पूछा जा रहा है कि जीज मोहम्मद शाही। जीज मोहम्मद शाही एक पुस्तक है जो कि नक्षत्रों के ज्ञान से संबंधित है। उसके लेखक कौन हैं, उनके लेखक के बारे में पूछा जा रहा है साथियों। तो यह जो है जयपुर के सवाई जैसी है, ठीक है, जिनकी जीज मोहम्मद शाही पुस्तक है जो कि नक्षत्रों ज्ञान से संबंधित है। प्रश्न संख्या 18 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में मुक्त शुल्क यानी बिना शुल्क के मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी। तो साथियों, यह फर्रुखसियर था जिसने अंग्रेजों को बंगाल में मुक्त शुल्क से मुक्त यानी कि टैक्स से, करों से मुक्त करके व्यापार की सुविधा प्रदान की थी। हुआ यूँ था कि पिछले क्लास में डिस्कशन किया था कि फर्रुखसियर क्या था, एक रोग से पीड़ित था, उसका इलाज किया गया था हैमिल्टन के द्वारा। उसके बाद वो प्रसन्न होकर यह व्यापार का अधिकार अंग्रेजों को दिया था। कुछ टैक्स के तहत, कुछ रुपयों के तहत इस ब्याज मुक्त, कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति फर्रुखसियर द्वारा प्रदान की गई थी। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में पूछा जा रहा है कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय के पिता का नाम क्या था। तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय का पिता जो था वह अकबर शाह द्वितीय था। अकबर शाह द्वितीय जो था साथियों वह अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह का पिता था। प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में बंगाल की सूबेदारी वंशानुगत हो गई थी, यानी कि उस समय से वंश, जिसका वंश है वो पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ का क्या करेगा, सूबेदारी प्राप्त करेगा। तो यह जो सूबेदारी का वंशानुगत क्रम था, यह जो था साथियों मुर्शीद कुली खां के शासनकाल के समय से यह वंशानुगत प्रणाली शुरू हो गई थी। प्रश्न संख्या 21। कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है। तो यह साथियों मोहम्मद शाह था जिसे रंगीला के नाम से जाना जाता था। साथियों इसे शाह ए बेखबर के नाम से भी जाना जाता था। प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था। दोस्तों वह जो था नजीब खान था जो कि रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था। प्रश्न संख्या 23। केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे निगेटिव पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है साथियों। तो पढ़ते हैं ऑप्शन को। उसने श्रावणकोर पर शासन किया। हाँ सर, इसने तो श्रावणकोर पर शासन किया था। अगला ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि उसने सामंतों का दमन किया। ऑप्शन नंबर सी में पूछा गया है कि उसने मजबूत एवं आधुनिक सेना संगठित की। और ऑप्शन नंबर डी में पूछा गया है कि उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारों को भारी रिश्वत दिए, यानी कि यूरोपीय के जो अधिकारी थे उनको भारी रिश्वत दिए। ये स्टेटमेंट साथियों गलत है। प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 में पूछा जा रहा है कि मुर्शिद कुली खां मूलतः था एक, यानी कि मुर्शिद कुली खां मूलतः क्या था। मुर्शिद कुली खां साथियों एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण था। प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 में पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 25 में पूछा जा रहा है कि औद्योलिखित मराठा शासकों में किसका साम्राज्य विस्तार सर्वाधिक था। तो यह जो औद्योलिखित मराठा शासक थे उनमें किसका विस्तार सबसे ज़्यादा था, उसके संदर्भ में प्रश्न पूछा जा रहा है साथियों। तो यह थे बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव थे जो कि मराठा शासक थे, उनका साम्राज्य विस्तार सबसे ज़्यादा था। प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 में पूछा जा रहा है कि मुगल सम्राट औरंगजेब से भेंट करने के लिए शिवाजी किस स्थान पर गए थे। तो यह औरंगजेब से भेंट करने हेतु शिवाजी जो थे वह आगरा गए थे। प्रश्न संख्या 27 में पूछा जा रहा है साथियों कि अवध के किस सरदार ने विष खाकर आत्महत्या कर ली थी। ऐसा कौन सा अवध का सरदार था जिसने विष खाया था और खुदकुशी कर ली थी। तो वह सादत खां था। सादत खां ने विष खाकर खुदकुशी कर ली थी। प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 में पूछा गया है कि निम्न में से सर्वप्रथम कौन सा किला शिवाजी ने जीता था, यानी कि शिवाजी के द्वारा जीता गया पहला किला कौन सा था। तो वह तोरण का किला था साथियों, जो शिवाजी ने सबसे पहले जीता था। प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 में पूछा जा रहा है कि बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों के छत्ते से की है साथियों। तो यह अलीवर्दी खां था जिसने बोला था कि अगर यूरोपियों को छेड़ा न जाए तो वह क्या देंगे, शहद देंगी, और अगर उन्हें छेड़ा गया तो वह काट काट के मार डालेगी। यह स्टेटमेंट अलीवर्दी खां के द्वारा दिया गया था। प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से बंगाल का वह कौन सा नवाब था जिससे मराठों ने नजराना वसूल किया था, यानी कि वह बंगाल का शासक जिससे मराठों ने नजराना वसूल किया था। तो साथियों अलीवर्दी खां वह शासक था, वह नवाब था जिससे मराठों ने नजराना वसूला था। प्रश्न संख्या 31 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि बंगाल के शासक मुर्शिद कुली खां जफर खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण क्या था। ऐसा क्या कारण था कि मुर्शिद कुली खां, जफर खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया के मध्य विवाद हो गया था साथियों। तो वह था मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा 1717 में जारी फरमान कि मुर्शिद अली जाफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या करना, यह उसका सर्वप्रमुख कारण था। ये जो शाही फरमान जारी कर दिया था फर्रुखसियर के द्वारा, यह विवाद का प्रमुख कारण था। प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 में पूछा जा रहा है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों के विरुद्ध अवध के शासक शुजाउद्दौला ने किस कारण अब्दाली को सहयोग किया था। तो साथियों अपने साम्राज्य की सुरक्षा हेतु यह सहयोग किया गया था पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं के विरुद्ध। और कौन किया था, शुजाउद्दौला ने अब्दाली का सहयोग किया था। प्रश्न संख्या 33। साथियों प्रश्न संख्या 33 में पूछा जा रहा है
कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो यह टीपू सुल्तान के द्वारा श्रीरंगपट्टनम की संधि की गई थी। वह किसके लिए की गई थी? तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए साथियों। प्रश्न संख्या 34, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो सिराजुद्दौला को 1757 के प्लासी बैटल में लॉर्ड क्लाइव ने ये पराजित किया था और लॉर्ड क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक की संज्ञा दी गई थी। प्रश्न संख्या 35, प्रश्न संख्या 35 में पूछा गया है वाडियार कहाँ के शासक थे? डैश के शासक थे। तो साथियों वाडियार जो थे वह मैसूर रियासत के शासक हुआ करते थे। प्रश्न संख्या 36, किस युद्ध को तोपों का युद्ध कहते हैं? तो साथियों गुजरात का जो युद्ध हुआ था उसे तोपों का युद्ध कहते हैं। उस युद्ध में तोपों का अधिक संख्या में उपयोग किया गया था। प्रश्न संख्या 37, प्रश्न संख्या 37 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का वास्तविक नाम अली गौहर था? तो यह जो है शाह आलम द्वितीय, जिसका वास्तविक नाम अली गौहर था। प्रश्न संख्या 38 नंबर प्रश्न में पूछा गया साथियों कि निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक सादत खां बुरहानुल मुल्क था साथियों। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39 की तरफ। 39 प्रश्न के पहले बढ़ने से आप सभी लोगों का एक बार मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वीडियो सही लग रही है, अच्छी लग रही है, कंटेंट आपको समझ में आ रहा है तो इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। प्रश्न संख्या 39 में पूछा जा रहा है साथियों कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो यह जो था हेस्टिंगस, लॉर्ड हेस्टिंगस जो था वह रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था। प्रश्न संख्या 40 में पूछा जा रहा है साथियों कि प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। यह किस बांग्ला कवि का कथन है? तो यह जो है साथियों नवीन चंद्र सेन, जिनका यह स्टेटमेंट था कि ये जो है शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ है प्लासी युद्ध के बाद। प्रश्न संख्या 41 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में पराजित किया था? यानी कि पोर्टोनोवा के युद्ध में किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पराजित किया था? तो यह जो था साथियों सर आयरकूट एक अंग्रेजी था जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में पराजित किया है। आप साथियों इस चैनल पे बने रहे। इस चैनल पे NCERT का संपूर्ण जितने भी MCQ हैं, जितने भी सब्जेक्ट के, वो सारे इस चैनल के माध्यम से कवर किए जाएंगे। प्रश्न संख्या 42, प्रश्न संख्या 42 में पूछा जा रहा है कि महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, यानी कि महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी के रूप में कौन थे? अगले शासक, अगले उत्तराधिकारी कौन थे? तो वह थे खड़क सिंह। प्रश्न संख्या 43, प्रश्न संख्या 43 में पूछा गया है साथियों बंगाल के कंपनी के अधिकारियों द्वारा दस्तकों के दुरुपयोग करने के कारण किस नवाब से उनके संबंध बिगड़ गए थे? तो यह जो था मीर कासिम, ठीक है। बंगाल की कंपनी के अधिकारियों के द्वारा दस्तकों से दुरुपयोग करने के कारण मीर कासिम से उनके संबंध जो है बिगड़ गए थे। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से किसके काल में ब्लैक होल की घटना घटित हुई थी? तो यह जो ब्लैक होल की घटना थी जो साथियों वह सिराजुद्दौला के काल में घटित हुई थी। ये आई गया था कि कई जो है बहुत सारे लोगों को एक काल कोठरी में एक छोटे से जगहों पर बंद कर दिया गया था। उसमें से लगभग कुछ ही लोग बचे थे, बाकी सारे के सारे लोग डेथ कर गए थे। इसी घटना को ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 45, प्रश्न संख्या 45 में पूछा जा रहा है
कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो वह टीपू सुल्तान था साथियों, जिसने आधुनिक विधि से विदेशों में, है ना, दूतावास की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 46 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि किस मुगल सम्राट ने राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि दी थी? तो यह जो है सवाई की उपाधि से राजा जय सिंह को जहादर शाह ने विभूषित किया था। यह उपाधि जहादर शाह के द्वारा दिया गया था। प्रश्न संख्या 47 नंबर प्रश्न में यह पूछा गया है कि नृत्य निर्माता यानी कि किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो साथियों सैयद बंधु है जिन्हें किंग मेकर नृत्य निर्माता के रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 48 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून यानी कि प्लाटो ऑफ जैट्स, अफलातून के रूप में एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता था? तो वह था सूरजमल साथियों। सूरजमल को अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता था। प्रश्न संख्या 49 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए? यानी कि इससे पूर्व यह क्या थे, एक गुलाम थे या किसी के अधिकार में थे? तो पूछा गया है कि अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड व फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए थे? तो साथियों मोहम्मद शाह रंगीला, जिसे शाह बेखबर कहा जाता था, उस समय उसके शासनकाल में यह जो है अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद समय उसी समय इन्हीं के शासन में स्वतंत्र हुए। प्रश्न संख्या 50 में पूछा गया है कि किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? यानी किस राज्य के शासक को नवाब वजीर के नाम से जाना जाता था? तो यह जो थे अवध के नवाब थे, उन्हें नवाब वजीर के नाम से जाना जाता था, या वहाँ के नवाब को, अवध के नवाब को नवाब वजीर कहते थे लोग। प्रश्न संख्या 51 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है साथियों कि 1787 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? तो टीपू सुल्तान के द्वारा 1787 में साथियों उनकी राजधानी को उन्होंने श्रीरंगपट्टनम में स्थानांतरित किया था। प्रश्न संख्या 52 में पूछा गया है कि हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो साथियों हैदर अली की मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुआ था। तो यह जो इस तरीके से साथियों इस सेशन का ये मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के जो कुछ महत्वपूर्ण MCQ थे वो सारे समाप्त हुए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर, न्यू चैप्टर के साथ। साथियों आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। आप सभी लोगों का धन्यवाद।